हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको लगातार क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की बात हम लोग करते हुए आ रहे हैं। इस पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया की चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं। हमने दोस्तों आपको बताया भी था कि दक्षिण एशिया का मतलब क्या होता है, जिसमें हम 7 देशों के बारे में अध्ययन करते हैं। और वो 7 देश कौन है? तो पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और साथ ही साथ मालदीव है। इन्हीं 7 देशों को मिला करके हम दक्षिण एशिया का नाम देते हैं, जिसके बारे में हमें ये पढ़ना है कि किसके साथ किसका कैसा संबंध है। जिसमें दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले कई वीडियो के माध्यम से पाकिस्तान के बारे में बताया, नेपाल के बारे में बताया और साथ ही साथ पाकिस्तान, नेपाल, उसके बाद हमने आपको चर्चा किया किसके बारे में? बांग्लादेश के बारे में चर्चा किया। 3 के बारे में हमने चर्चा किया। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीलंका में। श्रीलंका में एक समस्या है। श्रीलंका के साथ भारत का रिश्ता कैसा है कैसा नहीं ये बताने की जरूरत नहीं है। दोनों के देश ही रिश्ते अच्छे हैं। कुछ बातों को लेकर दोनों के बीच में मनमुटाव जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर दक्षिण एशिया में भारत और श्रीलंका का रिश्ता अच्छा है। और लोकतांत्रिक देशों में देखा जाए तब भी भारत और श्रीलंका सबसे पुराना लोकतंत्र का उदाहरण है इस एरिया में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है, वो है जातीय संघर्ष, ठीक है दोस्तों। इसी जातीय संघर्ष को हम बात करेंगे और एक मैं कहानी के माध्यम से थोड़ा आपको बता दूं कि इस जातीय संघर्ष में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 तरह के संघर्ष, जातीय मतलब समुदाय के लोग हैं। एक यहाँ पर जो है वो है तमिल लोग हैं, जो पहले भारत में तमिलनाडु के रहने वाले लोग हैं। तमिल लोग जो कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के लोग हैं। और ये लोग जाकर के श्रीलंका के ऊपरी हिस्से में बस गए हैं। तमिल कहाँ बसे हुए हैं? श्रीलंका के ऊपरी हिस्से में। जैसे मान लीजिए कि ये श्रीलंका है, तो इसके इस ऊपरी वाले हिस्से में कौन लोग हैं? तो यहाँ पर तमिल लोग हैं, जो भारत में तमिलनाडु के रहने वाले हैं। क्योंकि पहले कभी श्रीलंका भी तमिलनाडु का हिस्सा हुआ करता था। जब हिस्सा नहीं था लेकिन साम्राज्य के हिस्से में था, जब वहां पे चोल साम्राज्य चल रहा था, उस समय श्रीलंका को जीत करके भारत के हिस्से में मिलाया गया था। तो यहाँ के लोग वहां के लोग यहाँ आते जाते रहते थे। उसके बाद एक वहां पर सिंगली लोग हैं, सिंगली हैं। जो सिंगली जो हैं वो मूल रूप से श्रीलंका के ही रहने वाले हैं। तो इसी में तमिल और सिंगली के बीच में एक संघर्ष चलता है। इसे ही हम जातीय संघर्ष का नाम देते हैं, ठीक है दोस्तों। एकदम सिंपल भाषा में आप इसको समझिएगा कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र तो है ही, तो जातीय संघर्ष का मुख्य वजह क्या है? वहां पर क्यों जातीय संघर्ष होता है? तो वहां पे 2 प्रकार के जाति के लोग हैं। एक तमिल है जो भारत के ही तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जो वहां उत्तरी इलाका जो जाफना प्रदेश है उसमें रहते हैं। और अन्य हिस्सों में श्रीलंका के मूल निवासी हैं जिनका नाम सिंगली है, वो लोग रहते हैं। अब सिंगली लोग ये मानते हैं कि तमिल लोग हमारे लिए खतरे हैं। जैसे हम भारत में पढ़ेंगे कि असम में भी बाहरी लोगों को लेकर के प्रॉब्लम होता है, वहां के लोग बाहरी लोगों का विरोध करते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि बाहरी लोग आकर के असम के लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी करेंगे, नौकरियों पर कब्जा भी कर लेंगे, इसीलिए वो यहाँ से विरोध करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसको सेकंड बुक पे पॉलिटिकल साइंस में। वहीं यहाँ पर तमिल वालों को शंका के दृष्टिकोण से कौन लोग? सिंगली लोग देखते हैं कि ये हमारे रोजी रोटी के लिए भी खतरा है, क्योंकि इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके वजह से हमारे लिए खतरा बन जाते हैं। पहली बात, तमिलों के लिए सिंगली इसलिए दिक्कत है कि वो इनका विरोध करते हैं, तो कि तमिल लोगों के यहाँ पे चले जाना चाहिए, तमिलनाडु में चला चाहिए। तमिल के लोग भारत से नफरत इसलिए करते हैं कि भारत इसके पक्ष में बोलता नहीं है। अब भारत इसमें बोलने का मतलब कि दोनों देशों के बीच में संबंध खराब हो जाएगा। ऐसे में भारत इस मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है, इंटरनेशनल मुद्दा बना करके तब दुनिया के देशों का इधर आकर्षण करना चाहता है, ध्यान खींचना चाहता है, ताकि यहाँ आकर के लोग इनके बारे में देखें कि सिंगली कैसे तमिलों के साथ
सौतेला व्यवहार करते हैं, जबकि दोनों तो श्रीलंका के ही नागरिक हैं। यही संघर्ष दोस्तों यहाँ पर क्या कहलाता है? जातीय संघर्ष कहलाता है, जो हमने आपको संक्षेप में इसकी समरी बताई। आगे हम लोग चलते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि श्रीलंका के बारे में कहते हैं कि 1948 में आजाद हुआ। इसका पुराना नाम सिलोन था। क्या नाम था? श्रीलंका का पुराना नाम पहले सिलोन हुआ करता था। कह रहा कि 1948 में आजाद हुआ। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। आजादी के बाद से ही श्रीलंका में सफल लोकतंत्र कायम है। क्या है जी? सफल लोकतंत्र कायम है। श्रीलंका के मूल निवासी को सिंगली कहा जाता है, यानी वहां पर कायम तो है। हमने पहले भी कहा था कि श्रीलंका में लोकतंत्र बहुत पुराना ही लोकतंत्र है, जो वहां पे चलता हुआ आया है। तो कह रहा है कि श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, पुराना नाम सिलोन है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। श्रीलंका के मूल निवासी सिंगली हैं, यह भी उन्होंने कहा था। श्रीलंका में विवाद का मुख्य कारण वहां पर जातीय संघर्ष है, जो तमिल और सिंगली के बीच में है। किसके बीच में दोस्तों? तमिल और सिंगली। सिंगली वहां के मूल निवासी हैं, तमिल वहां के बाहरी लोग मानते हैं। है तो वहीं पर, लेकिन सिंगली लोग उनको बाहरी मानते हैं, इन अपने लिए उनको एक खतरा मानते हैं। इसीलिए दोनों के बीच में तनाव की स्थिति रहती है और संघर्ष का रूप मिलता है। अब श्रीलंका में जातीय संघर्ष, पहले हम लोग सिंगली के बारे में समझ लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग तमिलों के बारे में भी जानेंगे। अब देखिए, सिंगली वहां क्या है जी? बहुसंख्यक में है, यानी इनकी संख्या बहुत अधिक है। अर्थात ये 74% है। कितने प्रतिशत है बाबू? ये 74% है, यानी सिंगलियों की संख्या वहां पर अधिक है। साथ ही साथ सिंगली जो है ये सिंगली भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? श्रीलंका की सिंगली भाषा बोलते हैं। और ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। कौन से धर्म को मानते हैं दोस्तों? ये लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। श्रीलंका का लोकतंत्र भिन्न है। क्या है? भिन्न है, अलग है। श्रीलंका में लोकतंत्र क्या है? अलग है। श्रीलंका का लोकतंत्र थोड़ा, वहां पे अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। वहां सरकार का प्रमुख भी अलग होता है और देश का प्रमुख भी अलग होता है। सरकार का प्रमुख वहां पर प्रधानमंत्री होता है, जबकि देश का प्रमुख वहां पर राष्ट्रपति होता है। इसीलिए वहां पर सिस्टम, संसदीय व्यवस्था नहीं है, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। 3 तरह के होते हैं, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा क्लास 11th में। अब दोस्तों कह रहा है कि वास्तविक लोकतंत्र चाहे बहुसंख्यक मतों से ही सरकार बनती है, परंतु सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा भी ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंगली लोग अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं करते हैं, लेकिन तमिलों को लगता है कि सिंगली हमारी रक्षा नहीं करते हैं, हमें वो विशेष अधिकार नहीं मिलता है जो हमको मिलना चाहिए। इसीलिए तमिल सिंगली के खिलाफ आवाज, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। दोस्तों आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी, अच्छी तरह से हम सिंगली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा श्रीलंका भाषा और धर्म के आधार पर सिंगलियों ने भी शासन पर एकात्मकता स्थापित कर रखा है, करने का प्रयास करता है। यानी भाषा और धर्म के आधार पर सिंगली लोग क्या करते हैं? वहां पर अपनी दबदबा को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ये बात तमिल लोग कहते हैं। श्रीलंका में एकात्मक सरकार है, एक व्यक्ति का शासन की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। तमिलों को वहां पर किसी भी प्रकार के सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। सामाजिक और आर्थिक अधिकार वहां नहीं दिए गए हैं। किनको? तमिलों को। इसीलिए तमिल वहां पर नाराजगी अपना व्यक्त करते हैं, सिंगलियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और यहां तक कि इन लोगों ने तो अपना एक संगठन भी बना दिया है, जिसे हम लिट्टे कहते हैं, जो एक उग्रवादी संगठन है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब कह रहा है सिंगली तमिलों को विदेशी मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे देश के नहीं है, बाहर के हैं, इसीलिए हमारे लिए क्या है? वो खतरा है। विदेशी मानते हैं और इसलिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुविधाओं पर तमिलों का अधिकार नहीं मानते हैं। क्या कहते हैं? कि तमिलों का अधिकार उस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने 9 पॉइंट देखा, जिस पॉइंट के आधार पर सिंगली तमिलों को हमेशा नीचे गिराने का या दिखाने का काम करते हैं। और इसी बात को लेकर के दोस्तों
तमिल जो हैं वो सिंगली का विरोध करते हैं, जिसके कारण वहां पर जातीय संघर्ष का रूप धारण कर लेता है। अब हम बात कर रहे हैं किसके, तमिल के बारे में। हमने अभी कहा कि सिंगली जो है वहां पर कितने प्रतिशत हैं, 74% हैं, और श्रीलंका के ऊपरी भाग में ये अल्पसंख्यक हैं। तमिल का है, अल्पसंख्यक है, इनकी संख्या कम है, ये मात्र 18% ही है। कितने परसेंट है, मात्र 18% है, जबकि ये 74% है। इनकी संख्या यानी सिंगली की संख्या बहुसंख्यक है, तमिलों की संख्या अल्पसंख्यक है। ये तमिल भाषा बोलते हैं और बौद्ध धर्म को ये नहीं मानते हैं, जबकि वो लोग सिंगली भाषा बोलते हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो भाषा और धर्म के आधार पर तो दोनों ऐसे ही अलग हैं। इनके पूर्वज भारतीय हैं, कहाँ के रहने वाले, तमिलनाडु के रहने वाले हैं इनके पूर्वज, इसीलिए सिंगली कहते हैं कि आप हमारे लिए क्या हो गए, विदेशी हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों मुद्दे को लेकर के दोनों के बीच में बाबू जो संघर्ष होता है, इसी संघर्ष को जातीय संघर्ष का नाम दिया जाता है। अब कह रहा है कि तमिलों की मांग क्या है, तो कि तमिल कम है, अल्पसंख्यक है, उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, इसीलिए वो अपनी मांगों को वहां रखने का प्रयास करते हैं। तो उनकी मांग क्या है, तो तमिल लोग एकात्मक सरकार का विरोध करते हैं कि नहीं, एक तरफा सरकार नहीं होनी चाहिए। तमिल लोगों की मूल जड़ें भारत से जुड़ी हुई है, इसलिए तमिल ये आशा करते हैं कि भारत सरकार इनके हितों की रक्षा करेगी और श्रीलंका सरकार पर दबाव बनाएगी। हालांकि इसके लिए 1983 के बाद तमिलों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष तेज कर दिया। तमिलों ने श्रीलंका में अलग राज्य देश की एक मांग भी की। इस अलग राज्य की प्राप्ति के लिए 1983 में तमिलों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम लीटे था, लिबरेशन। ठीक है, क्या नाम था, लीटे की स्थापना की तमिलों ने क्या किया, तमिलों ने श्रीलंका में सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया अपनी आजादी के लिए, और अर्थात वहां पर गृह युद्ध की शुरुआत हो गई, जो लगातार बीच बीच में चलती रहती है और गृह युद्ध की परंपरा बनी रहती है। ठीक है, आगे बात दोस्तों समझ में बिल्कुल साफ सुथरा आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसे आराम से क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स बना सकते हैं, या वीडियो को स्टॉप करके देख करके लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, लीटे का फुल फॉर्म क्या होता है, लीटे यानी लिबरेशन ऑफ टाइगर एंड तमिल ईलम। ठीक है, अब देखिए ये लोग करते हैं, इससे क्या होता है कि भारत को थोड़ा बदनाम होता है, क्योंकि श्रीलंका के सिंगली लोग कहते हैं कि भारतीयों को इसमें हस्तक्षेप करके तमिलों को अपने यहाँ बुला लेना चाहिए, या उन्हें यहाँ के लोगों के बीच में हस्तक्षेप करने के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए। लेकिन ठीक इसके उल्टा तमिल लोग ये भारत से उम्मीद करते हैं कि भारत को हमको मदद करना चाहिए, क्योंकि हम तो भारतीय ही हैं और श्रीलंका में अपने हक की मांग कर रहे हैं, तो श्रीलंका वाले हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, तो इसमें भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए। और इसी में भारत ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की भी थी, लेकिन तमिलों ने स्वीकार नहीं किया, और इसी का नतीजा हुआ कि तमिल के लोगों ने ही, तमिल में ही राजीव गांधी की हत्या भी हुई थी। अब भारत का इसमें प्रयास क्या है, भारत डायरेक्ट रूप से इसमें जा नहीं सकता है, भारत की एक अपनी ये प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट उसमें हस्तक्षेप भारत कर नहीं सकता है, क्योंकि ये एक ना दोनों देशों के बीच झगड़ा का कारण बन जाएगा, युद्ध की स्थिति बन जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदनामी होगी। इसीलिए इस मुद्दे को भारत हमेशा एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाना चाहता है कि दुनिया की नजरें इस पर आए और दुनिया की नजर इसको रोकने का प्रयास करे। वो अलग बात है कि तमिल के साथ सिंगली गलत करते हैं, ये सब कोई जानता है, देखता है, सुनता है। अब कह रहा है कि 1987 में भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार और लीटे के बीच संघर्ष को रोकने और शांति की स्थापना के लिए अपनी सेना को श्रीलंका भेजा, परंतु जनता और लीटे दोनों ने के विरोध के कारण भारत को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। ठीक है, यानी कब भेजा था दोस्तों, 1987 में। याद रखिएगा, यहां से मैप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मैप के बारे में पूछा भी एक बार गया है। ठीक है, अब जब इन्होंने भेजा, इसे वापस कर दिया। इसी बीच 1989 में भारत में कांग्रेस हार गई, सरकार उसकी गिर गई और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, जो 91 में फिर से गिर गई
और 1991 के चुनाव के प्रचार के दौरान ही लीटे ने राजीव गांधी को बम से उड़ाकर उनकी हत्या कर दिया जब वो दक्षिण भारत में चुनाव के प्रचार के दौरान गए हुए थे। इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ गई लिट्टे के विरुद्ध में। लिट्टे ने बहुत नाराजगी व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री हमारा मदद नहीं करते। हालांकि कोशिश तो इन्होंने किया था, शांति दूत जरूर 87 में भेजा था। अब आता है कि श्रीलंका में आज तक इस समस्या का कोई संतोषजनक हल नहीं निकल पाया है। नॉर्वे भी वहां गया था दोस्तों, ये पूछिएगा, याद रखिएगा, नॉर्वे और स्वीडन दो देश हैं। नॉर्वे ने भी दोनों के बीच समझौता करवाने और शांति स्थापित करने के प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हुआ। याद रखना दोस्तों, एक नॉर्वे है और एक कौन सा देश है? स्वीडन है। स्वीडन, जिन दोनों ही देशों ने श्रीलंका में शांति स्थापित करने का प्रयास किया, सफल नहीं हुआ। कभी श्रीलंका में शांति तो कभी शस्त्र संघर्ष या गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है। मार्च 2007 में लीटे ने कोलंबो में हवाई अड्डे पर भी आक्रमण किया और एक बस में भी विस्फोट कर दिया और बस को उड़ा दिया। श्रीलंका में आर्थिक विकास अच्छी थी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए लॉकडाउन के बाद से, यानी जब दुनिया में कोरोना आया, कोरोना के बाद से ना थोड़ी श्रीलंका की स्थिति खराब हो गई है, क्योंकि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो एक तरह से टूरिस्ट प्लेस है। वहां लोग घूमने भी आते हैं और देखने, सुनने, समझने भी आते हैं। ऐसे में जब से कोरोना आया तो वहां से पर टूरिस्ट का जाना थोड़ा कम हुआ और वहां पर थोड़ी उसकी आर्थिक स्थिति में गड़बड़ी हुई है। इस बात को स्वीकार करना पड़ता है और थोड़ी स्थिति थोड़ा श्रीलंका का पहले से जैसा नहीं है आर्थिक रूप से। फिर भी संघर्ष के बावजूद भी श्रीलंका में लोकतंत्र है और विकास की दर ऊंचा है। श्रीलंका ने उदारीकरण की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण एशिया में 7 देशों में से किसी देश ने अपने यहाँ अगर सबसे पहले उदारीकरण की नीति लाई थी तो वो कौन था? वो था आपका श्रीलंका, जो सबसे पहले अपने यहाँ उदारीकरण का, लिबरलाइजेशन का फॉर्मूला लाया था। जनसंख्या नियंत्रण में भी श्रीलंका का विकासशील देशों में पहला स्थान है। यहाँ पर जनसंख्या पर नियंत्रण है। प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से दक्षिण एशिया में श्रीलंका सबसे आगे है। भारत और श्रीलंका के संबंध भी अच्छे ही हैं। भारत और श्रीलंका के बीच तनाव का एक ही कारण है और वह है क्या? तमिल, जिसकी वजह से तमिल समस्या, दोनों ने मुक्त व्यापार समझौता भी किया है। दोनों के बीच में खुले व्यापार, मुक्त व्यापार होता है, लेकिन झगड़ा थोड़ा वही है, किसको लेकर के? तमिलों को लेकर के है। हस्ताक्षर भी किया है। सुनामी के कहर के बाद भारत ने श्रीलंका के पुनर्निर्माण में काफी मदद की थी, खासकर आर्थिक सहायता के क्षेत्र में। हबनटोटा बंदरगाह को श्रीलंका ने चीन को लोन के बदले में देने का सोचा था, लेकिन अभी हाल ही में खबर आई कि श्रीलंका ने अपना बंदरगाह चीन को देने से साफ इनकार कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि वो जो कर्जा था श्रीलंका का, उसको भारत ने श्रीलंका को दिया कि आप इस पैसे को ले जाकर के किसको दे दीजिए? चीन को दे दीजिए, लेकिन वो बंदरगाह उसके कब्जे में मत जाने दीजिए, क्योंकि उससे श्रीलंका को तो जो नुकसान होगा ही होगा, वहां से भारत को भी नुकसान होगा, क्योंकि श्रीलंका में चीन अपना कोई ना कोई तकनीकी यंत्र स्थापित करेगा और उसके माध्यम से भारत की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर देगा। इसीलिए हमने पैसा दे करके उस बंदरगाह के कर्ज को श्रीलंका को दिया और कहा कि जाकर के चाइना को दे दो, लेकिन श्रीलंका के बंदरगाह हबनटोट अपने पास ही रखो, उसको मत दो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अगर देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच के रिश्ते को हमने देखा, जातीय संघर्ष को देखा, लोकतंत्र को देखा, बहुत ज्यादा स्थिति खराब नहीं है। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी आदमी पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे होते हैं तो दोस्तों एक काम आपको छोटा सा करना है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा ना समय लगता है और ना उसमें कोई पैसों की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, आप जब वीडियो देख रहे होते हैं, पहली बार वीडियो देख रहे होते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो आपके वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है जो रेड कलर का होता है। प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से आपको कुछ तो जाता होता है नहीं, ना आपका कोई पैसा कटेगा, ना आपका कोई मोबाइल में अन्य तरीके से कोई टेंशन आएगा,
बस इतना होगा कि आपके पास एक न्यू नोटिफिकेशन पहुंचेगा और हमारा मनोबल बढ़ेगा। लेकिन अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब कर रखे हैं तो आप दोस्तों इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और एक लाइक जरूर करिएगा। आपके एक शेयर से, एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।